प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अभिवादन। मैं आज आपको प्रत्यय में तुमन प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ और तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुमन प्रत्यय में कल हमने बताया था आपको नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में जिन धातुओं के अंत में ई, छोटी ई या बड़ी हो तो ई का ए बनता है। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ऊ का ओ बनता है तथा ऋषि वाला री हो तो ऋषि वाला री का अर बनता है। अर बनता है। तो नियम नंबर 2 में मैंने आपको कल भी बताया था कि जिन धातुओं के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो तो ई का ए बनता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो तो ओ का हो तो ओ बनता है तथा ऋषि वाला री हो तो अर बनता है तथा अर बनता है और तुमन का तुम जोड़ा जाता है और तुम जोड़ा जाता है। जैसे नी धातु है, नी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा? ई, छोटी या बड़ी हो तो उसका ए बनता है तो नेतुम हो जाएगा। जी धातु है तो जी धातु में तुमन प्रत्यय लगाने पर जेतुम बन जाएगा और क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कर्तुम बन जाएगा और श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर श्रोतुम बन जाएगा। तो ये नियम नंबर 2 है। और नियम नंबर 3 और नियम नंबर 3 में जिन धातुओं के अंत में
जिन धातुओं के अंत में मैं हो तो जिन धातुओं के अंत में मैं हो तो मैं का न बन जाता है, बन जाता है। जिन धातुओं के अंत में मैं हो तो मैं का न बन जाता है। जैसे गम धातु है और गम धातु में तुमन प्रत्यय लगाओगे गम धातु में तुमन प्रत्यय लगाओगे तो बन जाएगा गंतुम। और रम धातु है, रम धातु में तुमन प्रत्यय लगाओगे, रम धातु में तुमन प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा रमतुम, रन तुम। यहाँ पर क्या है, जिन धातुओं के अंत में मैं हल होकर के हो तो मैं का न बन जाता है। गम धातु में लगाओगे तो गंतुम बन जाएगा और रम धातु में लगाओगे तो रंतुम बन जाएगा। इसी प्रकार से नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में यदि धातुओं के अंत में यदि धातु के अंत में से या ये से आधा च और छ, यदि धातुओं के अंत में यदि धातु के अंत में से छ हो तो से लग करके तुम का तुम हो जाता है, तुम का तुम हो जाता है। यदि धातु के अंत में से छ हो तो से लगकर तुम का तुम हो जाता है। जैसे दृश्य धातु है, इसमें तुमन प्रत्यय जोड़ना है तो ये हो जाएगा द्रष्टुम, द्रष्टुम, द्रष्टुम बन जाएगा। और पृच्छ धातु है और इसमें तुमन प्रत्यय जोड़ोगे, पृच्छ धातु है और उसमें तुमन प्रत्यय जोड़ोगे तो पृष्ठुम बन जाएगा। यदि धातु के अंत में से छ हो तो से तो यदि धातु के अंत में से और छ हो तो से की जगह से छ हो तो तुम का तुम हो जाता है। हो तो यदि धातु के अंत में से और छ हो तो तुम का तुम हो जाता है।
तो यहाँ दृश में तुमन जोड़ा तो दृष्टुम हो गया, पृच्छ में तुमन जोड़ा तो पृष्टुम हो गया। ये नियम नंबर 4 हुआ आपका। तो इसी प्रकार से आपको मैंने तुमन प्रत्यय के बारे में बताया। तो तुमन प्रत्यय के ये 4 नियम हैं, इनका नियमों को ध्यान रखना पड़ता है। और नियमों का ध्यान रखने के बाद तो यहाँ चौथा जो नियम है, यदि धातु के अंत में से छ हो तो इनके स्थान पर तुम का टुम हो जाता है। जैसे दृश धातु है तो से को हटा करके और से का से बन करके और तुम का टुम जोड़ा जाता है, तो तुम का टुम हो जाता है। यदि धातु के अंत में से छ हो तो इनके स्थान पर तुम का टुम हो जाता है। ये आपका चौथा नियम हो गया। अब आपको मैंने तुमन प्रत्यय के बारे में बताया। तुमन प्रत्यय दोबारा सुन लो। तुमन प्रत्यय का कुछ नियम इस तरह से बन रहा है। तो तुमन प्रत्यय का जैसे अब आपको मैं लप प्रत्यय के बारे में बता रहा हूं। लप प्रत्यय और लप प्रत्यय इसकी पहचान ले लो। लप प्रत्यय की पहचान लप प्रत्यय की पहचान है कि लप प्रत्यय का प्रयोग करने पर यह और तय शेष रहते हैं। इनका अर्थ कर या करके होता है। यह पूर्वकालिक क्रियार्थक प्रत्यय है। जैसे पढ़कर हंसकर, अब है लप प्रत्यय में ध्यान योग बातें। देखो लप प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो लप प्रत्यय का जो प्रयोग है वो इनको करने पर ल और पे, जैसे लप पे ल और पे का लोप हो जाता है और यह शेष रहता है। तो लप प्रत्यय का प्रयोग करने पर यह या आधा तय और यह भी शेष रह जाता है। कभी कभी आधा में और यह भी लग जाता है। ये करके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इन जो कत प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है और लप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। ये अव्यय शब्द होते हैं, और इनके रूप नहीं चलते हैं। तो लप प्रत्यय के बारे में बता रहा था मैं। लप प्रत्यय में उपसर्ग
आगे लगता है, जबकि तुमन और कत प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगता। ये उपसर्ग रहित रहते हैं और लप प्रत्यय उपसर्ग सहित होता है। तो इसका नियम है, तो लप प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं में किया जाता है। लप प्रत्यय का प्रयोग केवल उन धातुओं में किया जाता है, उन धातुओं में ही किया जाता है जिनमें कोई उपसर्ग लगा हुआ होता है, जिनमें कोई उपसर्ग आगे लगा हुआ होता है। जैसे विहस, विहस, जैसे विहस, आगम आदि। अब यहाँ पर देखो, लप प्रत्यय का प्रयोग केवल उन्हीं धातुओं में किया जाता है जिन धातुओं में कोई उपसर्ग आगे लगा होता है। जैसे हंस धातु है और हंस के आगे वी उपसर्ग लग गया तो विहस हो गया, तो विहस इसमें लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गम धातु है और गम धातु में आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसका लप प्रत्यय प्रयोग किया जा सकता है। तो लप प्रत्यय का प्रयोग उन्हीं धातुओं में किया जाता है जिन धातुओं में उपसर्ग होता है, जिन धातुओं में उपसर्ग होता है। ये पहला नियम हो गया आपका। नियम नंबर 2 नियम नंबर 2 में जिन धातुओं के अंत में ए हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो या ऋषि वाला री हो, हाँ हो, तो धातु के साथ में क्या जुड़ता है, धातु के साथ आधा तय और ये जुड़ता है। जैसे विजित है, विजित में विजी धातु है, देखो जी धातु है, जी धातु है, वी उपसर्ग है, जी धातु है, वी उपसर्ग है। इसमें जब हम लप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जब हम इसमें लप प्रत्यय बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, वी और जी, और इसमें तय जुड़ता है क्योंकि ये लघु स्वर है, इसलिए विजित। जी जो है वो लघु स्वर है, इसलिए इसमें आधा तय और ये जुड़ता है। तो जिन धातुओं के अंत में ए ई ऊ और ऋषि वाला री हो तो उन धातुओं के साथ आधा तय और ये जुड़ता है। जैसे विजित है, अब जी धातु है, जी में लघु स्वर है, ई है छोटा, इसलिए इसमें लप प्रत्यय का ल और पै का लोप होकर के आधा तय और यह जुड़ता है। उसी प्रकार से विस्मृ धातु है, वी उपसर्ग है, स्मृ धातु है। स्मृ धातु में जब लप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें विस्मृत हो जाता है, विस्मृत। तो यहाँ भी ऋषि वाला छोटा री है, इसलिए यहाँ पर आधा तय और जुड़ता है। और आगम जो है, आगम, इसमें जब लप प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आगत्य।
अब इसके बाद में हमारा तीसरा नियम। तो तीसरा नियम में क्या है, लघु स्वर में आदतः ये जुड़ता है और दीर्घ स्वर है, उन दीर्घ स्वर में केवल यही जोड़ा जाता है। तो जिन धातुओं के अंत में जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर हो, जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर हो, यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि वाला री बड़ा हो, तो जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर आ ई ऊ हो, तो धातु के साथ यह जुड़ता है। धातु के साथ यह जुड़ता है। जैसे आ उपसर्ग है, नी धातु है, इसमें जब हम लप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ये आनीय हो जाएगा, आनीय। दा धातु है, प्र उपसर्ग लगाया, प्रदा, इसमें जब लप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इसमें प्रदाय बन जाएगा, प्रदाय। और वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, जब इसमें लप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा विज्ञाय, विज्ञाय। और अनुभू, अनुपसर्ग है, भू धातु है, जब इसमें लप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा अनुभू, अनुभूय, अनुभूय। अब ये आपको तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम, चौथा नियम है आपका धातु के अंत में, धातु के अंत में मैं हो, धातु के अंत में मैं हो, तो मैं का मैं अथवा आदतः और यह दोनों में से कोई भी, दोनों में से कुछ भी लग सकता है, दोनों में से कुछ भी लग जाता है, लेकिन अंत में लेकिन धातु के अंत में, लेकिन धातु के अंत में न हो तो त्य ही जुड़ता है, त्य ही जुड़ता है। जैसे आगम है और आहन है, तो इसमें आगम में जब लप प्रत्यय जोड़ोगे तो इसमें जिन धातु के अंत में मैं हो तो मैं का मैं हो जाता है, तो यहाँ आगम्य हो जाएगा, अथवा तय भी हो सकता है, अगत्य भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है एक। और जिन धातुओं के अंत में न हो तो तय ही जुड़ता है केवल, आदम में ये नहीं जुड़ता है। तो यहाँ पर आहा, इसमें जब लप प्रत्यय लगाते हैं
तो ये हो जाएगा आहत्य। कहने का भाव ये है कि जिन धातुओं के अंत में मैं हो तो मैं का मैं अथवा तय दोनों में से कुछ भी लग जाता है, लेकिन जिन धातु के अंत में न हो तो केवल तय ही जुड़ता है। और ये जैसे आगम है, आगम में जब लप प्रत्यय जोड़ोगे तो आगम्य हो जाएगा, और आगत्य भी हो सकता है क्योंकि मैं दोनों हैं, अथवा आगम्य भी हो सकता है, आगत्य भी हो सकता है। और न आहन में न है, इसलिए लप प्रत्यय जब जोड़ोगे तो आहत्य होगा, आदत्य ही जुड़ेगा, आदम्य ये नहीं जुड़ेगा। तो ये आपको मैंने लप प्रत्यय के बारे में बताया और तुमन प्रत्यय के बारे में बताया। अब आपको मैं अगली कक्षा में आपको मैं जो कत प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। तो ये अभी आपको मैंने आपको दो प्रत्यय के बारे में बताया, तुमन प्रत्यय और लप प्रत्यय के बारे में। अब जैसे अब आपको मैंने तुमन प्रत्यय के बारे में और लप प्रत्यय के बारे में बताया।